Hello, people. So, I hope you all are doing great. So, क्या कर रहे हैं हम सीटेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को डिस्कस कर रहे हैं। तो लास्ट लेक्चर में हमने दिसंबर 21 का पेपर 2 डिस्कस किया था। आज हम करेंगे दिसंबर 21 के पेपर 1 में जितने भी मैथ्स के क्वेश्चन आए हुए हैं वो सभी डिस्कस करेंगे। ना सिर्फ क्वेश्चन ही, हम इससे रिलेटेड कंसेप्ट्स भी डिस्कस करते हैं और एग्जाम में बैठ के सोचना कैसे है इस क्वेश्चन को, वो सब भी डिस्कस करते हैं। तो चलो शुरू करते हैं आज के क्वेश्चन। लेट्स गेट स्टार्टेड। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। एन ऑटो रिक्शा मीटर शोज चार्जेस ऑफ ₹25 फॉर द फर्स्ट 2 किलोमीटर्स ऑफ जर्नी एंड ₹8 फॉर एवरी सब्सिक्वेंट किलोमीटर ट्रेवल्ड. Then Manas pays ₹249 as fare to travel from his house to his workplace. How far is workplace from his house? क्या दिया गया है इसमें? देखो, एक ऑटो रिक्शा का जो हमारा चार्जेस हैं ऑटो रिक्शा के, वो फर्स्ट 2 किलोमीटर्स के लिए तो हमें दिए गए हैं कि ₹25 लगते हैं, ठीक है। और उसके बाद जितने किलोमीटर्स भी हम चलेंगे, लाइक अगर हमें इसके बाद अगर हमने टोटल 3 किलोमीटर चला तो फर्स्ट 2 किलोमीटर के लगेंगे हमें ₹25, और फिर जो बचता है 1 किलोमीटर उसके लिए हमें ₹8 इसके बाद देना पड़ेगा। मतलब हर सब्सिक्वेंट जितना भी किलोमीटर, 2 किलोमीटर से ज़्यादा जितना भी चलेंगे तो उसमें क्या लगेगा, पर किलोमीटर के अकॉर्डिंग उसके चार्जेस लगेंगे। तो मानस ने क्या किया है, ₹249 पे किए हैं उसको। तो हमें ये बताना है कि वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है उसने। तो बेसिकली देखो, ₹249 हैं, तो सबसे पहले इन 2 किलोमीटर वाले अलग निकाल देते हैं, क्योंकि 2 किलोमीटर के तो फिक्स हैं ₹25। तो इसमें से अगर मैं ₹25 सब्ट्रैक्ट कर देती हूँ तो कितना बचा, 4, यहाँ से 2 बचेगा और दिस इज 2। तो ये जो, तो हमने इसमें से क्या किया, 2 किलोमीटर को अलग से निकाल दिया है, उसका जो चार्जेस हैं वो हमने अलग कर दिए ₹25। अब जो ये बचे ₹224, ये किसके लिए दिए हैं उसने, जितना किलोमीटर उसने 2 किलोमीटर से ज़्यादा जितना भी चला है उतने के दिए हैं ₹224। तो हम क्या करेंगे, तो दिस इज ₹224 उसने दिए हैं जितना किलोमीटर भी वो चला है। हमें नहीं पता कितना किलोमीटर चला है, तो हमें कैसे पता चलेगा, 1 किलोमीटर के अगर ₹8 हैं तो ₹224 के अगर हम 8 से डिवाइड कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा वो कितने किलोमीटर ऑटो रिक्शा ट्रैवल किया है। तो इसको काट दो एक बार, 8 2 जा 16 और कितना बचेगा 64, 8 8 जा 64। तो टोटल उसने 2 किलोमीटर के बाद 28 किलोमीटर और उसने डिस्टेंस ट्रेवल किया। तो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 2 किलोमीटर प्लस 28 किलोमीटर, दैट इज 30 किलोमीटर। सो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। कैलकुलेशन पार्ट हो जाएगा इसका इजिली, बट हमें थोड़ा सोचना पड़ेगा कि कैसे इसको एग्जीक्यूट करना है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो, ये वाला क्वेश्चन तो मैंने लास्ट लेक्चर में भी आपको करवाया था, नॉट इन द लास्ट, आई थिंक इन द फर्स्ट लेक्चर वी हैव डिस्कस दिस क्वेश्चन। सो नाउ इट्स योर टर्न टू सॉल्व इट एंड comment down the answer of this question, right? So pause the video and comment the answer of this question. क्या दिया गया है, the divisor is 5 times the quotient and divisor is 4 times the remainder and remainder is 5. If remainder is 5, then which implies divisor is 4 into 5, that is 20. divisor हमारे पास 20 आ गया है, remainder 5 है, और डिवाइजर क्या है, 5 टाइम्स ऑफ कोशेंट है, यानी कि 20 इज इक्वल टू 5 ऑफ क्यू। यहाँ से कोशेंट की वैल्यू क्या निकल गई, 4। हमें डिविडेंड बताना है, तो डिविडेंड क्या होता है हमारा, डिविडेंड कैपिटल डी से नोट कर लेते हैं। डिविडेंड इज डिवाइजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। डिवाइजर कितना है हमारा, 20 इंटू 4 प्लस रिमाइंडर इज 5। तो आंसर कितना आ जाएगा हमारा, 85। तो ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट ऑप्शन। आई होप ये आपको समझ आया होगा, और इससे ये भी पता चलता है कि किस टाइप के क्वेश्चन ज़्यादा रिपीट होते हैं, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये सिंपल एडिशन का क्वेश्चन है। ये क्या दिया गया है, रेट्स ऑफ वेरियस ईटेबल्स इन अ स्कूल कैंटीन आर गिवन बिलो, कि कोई एक स्कूल कैंटीन है उसमें डिफरेंट हमें ईटेबल मिलते हैं और उनकी डिफरेंट रेट दिए गए हैं कि 1 समोसे का रेट कितना है हमारा, ₹5 है, ग्राउंड नट्स का इतना है, गुलाब जामुन का है,
और ढोकले का रेट दिया गया है और नींबू पानी का रेट दिया गया है। ठीक है, फिर क्या कह रखा है, सुनैना बाइज 1 समोसा, सुनैना ने 1 समोसा बाय किया, तो 1 समोसा यानी कि 5 रुपीज लगे समोसे के। 2 पैकेट्स ऑफ ग्राउंड नट्स के 2 पैकेट्स, एक पैकेट ग्राउंड नट का 6.5 रुपीज का है, तो 2 पैकेट्स हमारे 13 रुपीज के हो जाएंगे, प्लस 1 गुलाब जामुन दैट इज 7 रुपीज एंड 1 बोतल ऑफ नींबू पानी, नींबू पानी का प्राइस है हमारा 11.5। तो इतने का उसने सामान लिया है वहां से। इफ शी गिव्स अ ₹100 नोट, उसने कैंटीन ओनर को 100 रुपीज का नोट दिया है, तो हमें बताना है हाउ मच वुड शी गेट बैक, तो उसे वापस कितना मिला। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इन सबको ऐड करके 100 में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा कितना वापस मिलेगा। अब देखो इन सबको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 13 + 7 20 + 5 25 + 11.50, ये हो जाएगा हमारा 5 और 6 और 36.50। अब इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर दो 36.5, तो ये बचेगा 5, यहाँ से हमारा बचेगा 3 एंड 9 - 3 दैट इज 6। तो हमारा उसको कितने रुपए वापस देगा कैंटीन ओनर, 63.5 रुपीज। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा करेक्ट हो जाएगा। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखो ये थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है, मतलब स्टेटमेंट्स को एनालाइज करना पड़ेगा, इसीलिए अदरवाइज क्वेश्चन इजी है ये भी। क्या दिया गया है, द फॉलोइंग टेबल शोज मार्क्स ऑब्टेन आउट ऑफ 100 बाय सुनीता एंड जेसिका। जेसिका एंड सुनीता ने 100 में से कितने मार्क्स ऑब्टेन किए हैं एक टेस्ट के अंदर, जिसमें से मैथ्स में सुनीता ने 68 और जेसिका ने 74, ऐसे ये पूरी टेबल दी गई है। तो इस पूरे डेटा के को ध्यान में रखते हुए हमें ऑप्शंस को डिस्कस करना है। फर्स्ट क्या बोला गया है, सुनीता हैड स्कोर्ड मोर मार्क्स, हमें करेक्ट ऑप्शन बताना है, करेक्ट स्टेटमेंट। सुनीता हैड स्कोर्ड मोर मार्क्स देन जेसिका इन ऑल सब्जेक्ट एक्सेप्ट द लैंग्वेजेस। क्या बोला गया है कि सुनीता ने जेसिका से ज्यादा मार्क्स ऑब्टेन किए हैं लैंग्वेज को छोड़ के। देखो लैंग्वेज में तो किए ही हैं सुनीता ने, वेयर इज द हिंदी, दिस इज हिंदी। लैंग्वेज में तो किए, लेकिन साथ साथ में मैथ्स में भी तो किए हैं। देखो मैथ्स में जेसिका ने सुनीता से ज्यादा किए हैं, तो ये तो गलत हो गया। इसने क्या कहा है कि सुनीता ने लैंग्वेज को छोड़ के बाकी सभी सब्जेक्ट्स में जेसिका से ज्यादा मार्क्स लेके आई है, लेकिन मैथ्स में ही हमें दिख गया कि सुनीता के कम है जेसिका से। तो फर्स्ट स्टेटमेंट फॉल्स हो गई हमारी, जो इसने बोला है वो गलत है। सेकंड देखते हैं, the aggregate marks of Sunita and Jessica would have been equal if Jessica had scored 17 more marks। कि क्या बोला गया कि एग्रीगेट मार्क्स दोनों के, तो दोनों के एग्रीगेट मार्क्स के लिए हमें इन दोनों को ऐड करना पड़ेगा। इसको ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 8 + 2 10, 5 + 8 + 9, तो इसको ऐड करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 382, राइट। और इसको ऐड करेंगे तो ये हमारा कुछ क्या आएगा, 8 4 + 4 8 + 8 16 एंड 9 16 एंड 9 25, तो 5 2 7 + 2 9 + 6 15 + 15 30 एंड 33 25। तो हमारा कितना आया, सुनीता के टोटल मार्क्स 382 आए और जेसिका के 325 आए। अब क्या बोला गया है, अगर सुनीता और जेसिका के मार्क्स इक्वल हो जाएंगे अगर जेसिका 17 मार्क्स ज्यादा ले लेती है तो, लेकिन अगर हम 325 में 17 ऐड करते हैं तो हमें कितना मिलता है, दिस इज 3 4 एंड 3 342 मिलता है, बट सुनीता के मार्क्स तो कितने एग्रीगेट 382, तो ये तो गलत हो गया। 17 ज्यादा लेने के बाद भी वो उसके इक्वल स्कोर नहीं कर पाएंगी, राइट। फिर क्या बोला गया है, जेसिका हैज, पहले फोर्थ देख लेते हैं, जेसिका हैज स्कोर्ड मोर देन सुनीता इन 3 सब्जेक्ट्स। क्या बोला गया है कि जेसिका ने सुनीता से 3 सब्जेक्ट्स में ज्यादा मार्क्स लेके आई है। देख लेते हैं, देखो मैथ्स में जेसिका के ज्यादा है, सोशल साइंस में नहीं है, साइंस में ज्यादा है एंड हिंदी में कम है, बस 2 ही सब्जेक्ट्स में है, बट इसमें तो 3 में बोला गया, तो फोर्थ वन भी गलत हो गया हमारा। बच्चा कौन सा है, सुनीताज एग्रीगेट मार्क्स इन मैथ्स एंड साइंस आर मोर देन जेसिकाज एग्रीगेट मार्क्स इन दीज सब्जेक्ट्स। तो अब सिर्फ 2 सब्जेक्ट की बात की गई है, मैथ्स और साइंस की, तो मैथ्स और साइंस में सुनीता के कितने हैं 68 और साइंस में 78, तो कितना हो गया हमारा 6 एंड ये 4,
तो 146 हो गए सुनीता के, और जेसिका के भी देख लेते हैं 74 एंड साइंस में है 84। तो ये कितना हो जाएगा हमारा 4 + 4 8 एंड दिस इज 15 158। तो क्या बोला गया, सुनीता के एग्रीगेट मार्क्स मैथ्स एंड साइंस में ज़्यादा हैं जेसिका के एग्रीगेट मार्क्स से। ये तो हमारा उल्टा आ गया, जेसिका के ज़्यादा आ रहे हैं इसमें, तो ये भी स्टेटमेंट गलत होगी। हैज़ स्कोर्ड मोर देन, ओके जेसिका ने, ओके दिस इज ऑल्सो सोशल साइंस में कम है, इसमें भी कम है। दिस इज 74 69, इसके 78 84 ये ज़्यादा है, दो में ही है ज़्यादा। एक बार इसको फिर से ऐड कर लेते हैं 6 अच्छा 14 ठीक है। ये मैथ्स में 74 है और इसके साइंस में है 84। दिस इज 158। Sunita's aggregate marks in maths and science are more than Jessica's aggregate marks in these subjects. 68 मैथ्स में एंड साइंस में है 78। ओके दिस इज 8 + 8 16 1 और ये हो गए 14 ठीक है। दिस इज तो 146 ही आएगा और दिस इज 158। तो थर्ड स्टेटमेंट भी गलत हुई हमारी। तो देख लेते हैं, हो सकता है इसकी सारी स्टेटमेंट्स ही गलत हो या फिर मैं कुछ मिस आउट कर रही हूँ। अगर आपको इसमें से दिख रही है, अगर मैंने कुछ मिस आउट किया है तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताएं। फोर्थ वन को देखते हैं एक बार दोबारा। जेसिका हैज स्कोर्ड मोर देन सुनीता इन 3 सब्जेक्ट्स। मैथ्स में जेसिका के ज़्यादा हैं और साइंस में ज़्यादा है, बस 2 ही सब्जेक्ट्स में। तो 4 तो डेफिनेटली गलत है। अब इसको देख के तो थर्ड भी डेफिनेटली गलत हो गया। सेकंड वाला एक बार टोटल फिर से चेक कर लेना। सुनीता हैज स्कोर्ड मोर मार्क्स देन जेसिका इन ऑल द सब्जेक्ट एक्सेप्ट द लैंग्वेजेस। लैंग्वेज को छोड़ के बाकी सभी सब्जेक्ट्स में जेसिका से ज़्यादा मार्क्स स्कोर किए सुनीता ने। जी नहीं, मैथ देखो मैथ्स में कम है तो फर्स्ट भी गलत है हमारा। तो एक बार सेकंड वाला फिर से चेक कर लेना। मैं भी एक बार इसको रीचेक कर लूँगी। अगर कुछ चेंज हुआ आंसर में तो मैं पिन कर दूँगी कमेंट को, राइट। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। देखो इस क्वेश्चन से भी काफ़ी चीज़ें सीखने को मिलेंगी। क्या बोला गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रेफर्ड एज एडिटिव आइडेंटिटी फॉर होल नंबर्स। तो सबसे पहले होल नंबर्स का हमें पता होना चाहिए। तो नंबर्स में सबसे पहले आते हैं हमारे नेचुरल नंबर्स, फिर आते हैं होल नंबर्स, देन इंटीजर्स, उसके बाद रैशनल, उसके बाद इररेशनल एंड लास्ट में रियल नंबर्स। कॉम्प्लेक्स भी होते हैं बट वो थोड़ा डीप हो जाता है तो कॉम्प्लेक्स पे नहीं जाते हैं। नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 अप टू सो ऑन, दीज आर नेचुरल नंबर। होल्स नंबर, नेचुरल में अगर हम 0 भी ऐड कर दें मीन्स 0 एंड नेचुरल, इनको हम कहते हैं होल नंबर्स। इंटीजर्स में क्या आते हैं, नेगेटिव नेचुरल, दैट मीन्स -3 -2 -1 0 1 2 3 अप टू सो ऑन। रैशनल्स में p/q फॉर्म वेयर p एंड q बोथ आर इंटीजर, या फिर डेसिमल एक्सपेंशन की बात करें तो हम क्या कहेंगे, टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग। या तो टर्मिनेट हो जाए कोई किसी भी नंबर की डेसिमल एक्सपेंशन, या तो टर्मिनेट हो जाए या फिर रिपीटेशन हो उसके अंदर। रिपीटेशन इन द सेंस लाइक 2.3333333 इस टाइप से। ये भी क्या है हमारा एक रैशनल नंबर है। उसके बाद इरेशनल, जिन नंबर्स को हम p/q की फॉर्म में नहीं लिख सकते, जैसे कि हमारा पाई है जिसकी हम अप्रोक्सीमेट वैल्यू लिखते हैं 22/7 या 3.14। एक्सपोनेंशियल है और भी √2 √p टाइप के जितने भी नंबर्स हैं ये सभी इरेशनल है। दैट मीन्स इनकी जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, राइट। यानी कि अगर हम इसकी डेसिमल एक्सपेंशन लिखें, जैसे पाई के बारे में ही बात करते हैं, तो इसकी जब हम 22 को 7 से डिवाइड करके देखते हैं तो हमें मिलता है 3.1487 समथिंग लाइक दैट। इस टाइप से हमें मिलता जाता है। ये देखो नॉन टर्मिनेटिंग है, टर्मिनेट भी नहीं हो रहा कहीं और रिपीटेशन भी नहीं है किसी नंबर की, तो इसीलिए दीज नंबर आर इरेशनल। और अगर हम रैशनल और इरेशनल का यूनियन कर दें मीन्स
कि रियल नंबर के अंदर ये सभी नंबर्स जो भी होते हैं रैशनल और इरेशनल सभी को मिला के हमें क्या है मिलता है रियल नंबर। दैट मीन्स इसमें रैशनल भी होते हैं इरेशनल भी होते हैं। ठीक है। अच्छा, अब अगर मैं कौन किसके अंदर कंटेन है, अगर मैं एक वेन डायग्राम से अगर हम इसको डिनोट करें तो देखो सबसे पहले आते हैं हमारे नेचुरल नंबर। अब होल नंबर नेचुरल नंबर से बड़ा है क्योंकि जीरो भी उसमें इंक्लूडेड है, तो ये हो गया हमारा होल नंबर। उसके बाद आते हैं हमारे इंटीजर्स, राइट, दीज आर इंटीजर्स। ठीक है। उसके बाद हमारे रैशनल नंबर, दीज आर रैशनल। उसके बाद अब देखो इरेशनल नंबर अलग होते हैं इनसे रैशनल से, तो इरेशनल, दिस इज इरेशनल, क्यू कॉम्प्लीमेंट से डिनोट करते हैं या फिर आई से डिनोट कर लो। और जब हम रियल के बारे में बात करते हैं तो रियल मीन्स जिसके अंदर रैशनल भी है और इरेशनल भी है, दिस इज रियल नंबर। ठीक है। तो हम क्या बोल सकते हैं, एवरी नेचुरल नंबर इज होल नंबर, एवरी होल नंबर इज एन इंटीजर, एवरी इंटीजर इज एन rational number, and every rational number is an real number. But we cannot say that every natural number is irrational. No, irrationals are different from all these. But we can say that every irrational number is a real number. ठीक है। आई होप ये क्लियर होगा सबको। अब हम एडिटिव आइडेंटिटी की बात करते हैं कि किस नंबर को हम एडिटिव आइडेंटिटी या अगर हमें मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कुछ भी ऐसा पूछा जाए तो आइडेंटिटी किसको कहते हैं हम। आइडेंटिटी हमेशा किसी ना किसी ऑपरेशन के विद रिस्पेक्ट दी जाती है। जैसे इसमें एडिशन के विद रिस्पेक्ट बोल रहे हैं हम, एडिशन मतलब एक ऐसा नंबर होता है जिसको हम किसी भी नंबर में ऐड कर दें तो उस नंबर पे कोई डिफरेंस ना आए। इन जनरल हम इसको ई से डिनोट करते हैं। और अगर मान लो कोई भी नंबर है ए, मैं कोई भी नंबर लेके चलती हूँ, अगर मैं ए के अंदर ई को ऐड करूँ तो ए में ई कोई डिफरेंस ना डाले, ना ही तो इसको इंक्रीज करे ना ही डिक्रीज करे, कुछ भी ना करे इसके साथ, तो इस ई को हम क्या कहते हैं, आइडेंटिटी। अगर ऑपरेशन एडिशन है तो ऐड करेंगे, और अगर मल्टीप्लीकेशन है, अगर ऐसा बोला जाता आइडेंटिटी या फिर मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी, मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी। इसका मतलब क्या होता है कि किसी नंबर के साथ अगर हम किसी दूसरे नंबर को मल्टीप्लाई करें और ये जो ई मैंने लिखा है ये इस ए पे कोई इफेक्ट ना आए डाले, मीन्स हमें ए वापस का वापस मिल जाए, तो हम उसको क्या कहेंगे, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। अब आई थिंक आप बता सकते हो इजिली, होल नंबर्स में क्या हो जाएगा, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। अब एडिशन में तो हमें पता है कि किसी भी नंबर में अगर कोई भी होल नंबर है, मान लो 1 है, 1 में मैं क्या ऐड करूं कि मुझे वापस 1 मिल जाए। क्या ऐसा नंबर एग्जिस्ट भी करता है या नहीं, बिल्कुल करता है। अगर मैं 1 में 0 को ऐड कर दूंगी तो मुझे वापस 1 मिल जाएगा, अगर मैं 2 में 0 को ऐड कर दूंगी तो वापस 2 मिल जाएगा। मतलब किसी भी होल नंबर के अंदर अगर हम 0 को ऐड करेंगे तो वापस से हमें वही नंबर एज इट इज मिल जाएगा। तो हमारी एडिटिव आइडेंटिटी क्या हुई, 0। ठीक है। अब अगर मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी की बात करें हम कि किसी भी नंबर को, मान लो 5 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूं कि आंसर मुझे 5 मिल जाए। अभी कई लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, अगर यहाँ पे 0 रख दिया तो आंसर 0 आ जाएगा, 0 नहीं होता। इसलिए मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होती है, 1, कि मैं किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करूंगी तो वापस मुझे वही नंबर एज इट इज मिल जाएगा। तो 1 इज द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी एंड 0 इज द एडिटिव आइडेंटिटी। अच्छा, आप लोग अब मुझे कमेंट सेक्शन में ये बताओगे कि नेचुरल नंबर की एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है। एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ नेचुरल नंबर्स, पेपर में आ सकता है ये क्वेश्चन, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के बताना कि नेचुरल नंबर की एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है। ठीक है। और ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि हर नंबर सिस्टम के पास आइडेंटिटी एग्जिस्ट करती है, ऐसा भी हो सकता है कि किसी के पास ना करती हो या उसके पास करती हो, या एक से ज़्यादा भी आइडेंटिटी हो सकती है। अभी तो नंबर सिस्टम में तो नहीं होता, हर एक के पास यूनिक ही आइडेंटिटी होती है, बट दूसरे स्ट्रक्चर्स में ऐसा होता है, वो काफ़ी डीप है, उसमें हम नहीं जाएंगे। अभी बस इतना ही देखते हैं आप लोगों को पता है या नहीं नेचुरल नंबर की एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं।
देखो ये क्वेश्चन डिट्टो रिपीटेड है जो हमने लास्ट लेक्चर में किया था, उसमें सिर्फ एरिया 144 गिवन था, इसमें 121 गिवन है एग्जैक्टली उसमें, बल्कि ये तो उससे भी इजी है, उसमें तो एरिया पूछा गया था रेक्टेंगल का, इसमें क्या पूछा गया है, सिर्फ लेंथ पूछी गई है। क्या बोला गया, अ स्टील वायर फॉर्म्स अ स्क्वायर हुज एरिया इज 121। अगर कोई स्टील वायर को स्क्वायर की फॉर्म में बेंड कर दिया गया है और इसका एरिया 121 है, तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं, इसकी साइड क्या होगी, एरिया होता है हमारा ए स्क्वायर, तो यहाँ से ए की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी 11 आ जाएगी। अब क्या पूछा गया, इफ द सेम वायर इज बेंट इन द फॉर्म ऑफ ए रेक्टेंगल, अगर सेम वायर को रेक्टेंगल की फॉर्म में बेंड कर दिया जाए जिसकी ब्रेड्थ 8 सेंटीमीटर है, तो हमें क्या बताना है, उसकी लेंथ निकालनी है। तो हमने क्या सीखा था लास्ट टाइम कि पेरीमीटर और वॉल्यूम, अगर शेप चेंज होती है तो पेरीमीटर और वॉल्यूम चेंज नहीं होगा। तो अगर सेम वायर से हमने स्क्वायर बनाया था और उसी वायर से हमने रेक्टेंगल बनाई है, तो इसका मतलब क्या है, जो स्क्वायर का पेरीमीटर है वो किसके इक्वल होगा, हमारी रेक्टेंगल के पेरीमीटर के इक्वल। ठीक है, तो स्क्वायर का पेरीमीटर क्या होता है 4 इंटू ए, यानी कि 4 इंटू 11 दैट इज 44, और रेक्टेंगल का जो पेरीमीटर होता है वो क्या होता है, ट्वाइस इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ। अब ट्वाइस इंटू लेंथ हमें फाइंड आउट करनी है, ब्रेड्थ हमें 8 गिवन है। अब सिंपल कैलकुलेशन करके लेंथ निकालनी है, ये 22 आ जाएगा और 22 में से 8 गया तो 14 आ जाएगा, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। आई होप दिस इज क्लियर। नेक्स्ट चलते हैं, दिस इज क्वाइट इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। देखो क्या बोला गया, इन ए क्लास देर आर 60 स्टूडेंट्स, टोटल हमारे पास कितने स्टूडेंट हैं 60, सच दैट द नंबर ऑफ गर्ल्स इज ट्वाइस दैट ऑफ बॉयज। जब भी हमें कुछ ऐसा दिया हो ट्वाइस, थ्राइस, 1/3, 2/3, तो हम डायरेक्ट रेशो में लिख लेते हैं, क्या, गर्ल्स और बॉयज का रेशो। क्या बोला गया, गर्ल्स आर ट्वाइस देन बॉयज, तो अगर बॉयज 1 है तो गर्ल 2 है, रेशो का मतलब यही हुआ ट्वाइस। फिर क्या बोला गया है, रोहित रैंक 17th फ्रॉम द टॉप, कि रोहित आगे से 17th नंबर पे है उसकी रैंक। इफ देर आर 9 गर्ल्स बिफोर रोहित, रोहित से आगे कितनी गर्ल्स हैं, 9 गर्ल्स हैं, राइट। तो हमें क्या बताना है, हाउ मेनी बॉयज आर रैंक्ड आफ्टर हिम, कि रोहित के बाद, ये 17 पोजीशन है रोहित की, रोहित के बाद नंबर ऑफ बॉयज हमें फाइंड आउट करनी है। देखो अगर हम क्वेश्चन को इस तरह फिगर में फ्रेम कर ले तो जल्दी हो जाता है सोल्व करना, इजी भी हो जाता है और हमें बार बार लाइन पढ़ने की नीड नहीं होती। ठीक है, तो अब देखो टोटल 60 है और रेशो कितना है, 2:1 है, तो यहाँ से मैं क्या करूंगी, इन दोनों का एडिशन यानी कि 3, जो ये 3 है यानी कि गर्ल्स प्लस बॉयज, रेशो के हिसाब से तो 3 आ रहा है लेकिन एक्चुअल में है कितने, वो 60 है। दैट मीन्स ये 3 नहीं है, ये 60 है। अगर आपको डायरेक्ट समझ नहीं आता तो आप इसके साथ x लगा सकते हो, दिस इज 3x इज इक्वल टू 60, तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, डायरेक्ट मल्टीपल निकलाएगा हमारा 20, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो गर्ल्स कितनी आ जाएंगी हमारी 40 एंड बॉयज कितने आ जाएंगे हमारे 20। तो हमारी क्लास में 40 गर्ल्स हैं एंड 20 बॉयज हैं। फिर क्या बोला गया है, रोहित की 17th रैंक है, दैट मीन्स रोहित के आगे कितने स्टूडेंट्स हैं, 16 है टोटल, उनमें से क्या बोला गया 9 गर्ल्स हैं। तो अगर रोहित के आगे 9 गर्ल्स हैं तो बॉयज कितने बचे, देखो 40 गर्ल्स थी टोटल हमारे पास, ठीक है, सॉरी 16 स्टूडेंट्स हैं रोहित से पहले, तो जिनमें से 9 गर्ल हैं, तो बचे कितने, 16 माइनस 9 कितना बचा 7, तो रोहित के आगे कितने बॉयज हैं, 7 बॉयज हैं। तो हमें क्या बताना है, रोहित के बाद कितने बॉयज होंगे। अब देखो 7 बॉयज तो रोहित से आगे हो गए और एक रोहित, तो टोटल 8 बॉयज हो गए ना यहाँ तक रोहित तक। अब रोहित के बाद कितने बॉयज हैं, तो हमें कैसे पता चलेगा, टोटल नंबर ऑफ बॉयज में से हम 8 माइनस कर देंगे जितने रोहित के आगे हैं और खुद रोहित को भी, क्योंकि हमें बताना है आफ्टर हाउ मेनी बॉयज आर रैंक्ड आफ्टर रोहित। ठीक है, तो हमें टोटल 8 माइनस करना पड़ेगा, तो कितना बचेगा हमारे पास, दिस इज 2 and 3, 9, 16 minus 9, 7 ही बचा, ये 16 minus 9, 7 बॉयज, ओके सॉरी दीज आर, मैंने गर्ल्स में से सब्ट्रैक्ट कर दिया, बॉयज में से सब्ट्रैक्ट करना है, 8 यहाँ से माइनस होगा तो हमारा 12 बचेगा। तो रोहित के बाद कितने बॉयज हैं, 12 हैं। कभी कभी देखो इस क्वेश्चन में क्या हो सकता है, हम
ये 7 तो माइनस कर देंगे, लेकिन रोहित को भूल सकते हैं हम। तो देखो 13 भी ऑप्शन में गिवन है हमें, तो 13 भी हमारा, कोई 13 भी आंसर लगा सकता है, बट इसका करेक्ट आंसर क्या आएगा, 12 आएगा, क्योंकि हमें रोहित को भी सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, तब हमें पता चलेगा कि रोहित के बाद कितने नंबर ऑफ बॉयज है। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। अगर किसी को भी डाउट है तो वापस से रिपीट करके वीडियो देख लो, अदरवाइज आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो। अगर कोई भी क्वेश्चन आपको समझ नहीं आया तो मैं उसको वापस से रिपीट कर दूंगी नेक्स्ट सेशन में। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ट्रेन वाले क्वेश्चन भी काफ़ी आते हैं। अ ट्रेन स्टार्ट्स फ्रॉम बेंगलुरु एट 23:55 आवर्स, दैट मीन्स रात को 11:55 PM पे एक ट्रेन निकली है बेंगलुरु से। ठीक है, ऑन 29 जून, डेट भी दिया गया है हमें 29 जून 2020, एंड रिचेज गुवाहाटी ऑन 2 जुलाई। अब ये ट्रेन गुवाहाटी कब पहुंची है, 2 जुलाई, यानी कि 2/7/2020 को कितने बजे, 5:20, यानी कि ये सुबह का टाइम दिया गया है। ट्रेन हमेशा 24 आवर क्लॉक को फॉलो करती है ट्रेन की टाइमिंग, तो इसीलिए ध्यान रखना। ठीक है, तो दिस इज AM। अब हमें क्या बताना है कि व्हाट इज द टोटल ट्रैवल टाइम फ्रॉम बेंगलुरु टू गुवाहाटी, बेंगलुरु से गुवाहाटी तक कितना टाइम टोटल लगा है। अब देखो इनके बीच में कितने दिन गए, 29 को निकली तो 30 को पूरा दिन रात चलती रही, यानी कि 24 आवर हो गए, और उसके बाद 1 जुलाई को भी चलती रही, फिर 2 जुलाई को जाके पहुंची है। तो हम यहाँ से क्या निकाल सकते हैं कि 11:55 29 से 11:55 30 तक 24 आवर हो जाएंगे, और 11:55 30 जून से लेके और 1 जुलाई तक 11:55 तक 24 आवर फिर से हो जाएंगे, तो टोटल 48 आवर तो ये हो गए हमारे पास। अब हमें कौन सा टाइम कैलकुलेट करना है कि 1 जुलाई 2020 से लेके और किस टाइम 11:55 PM से 5:20 तक कितने आवर बचते हैं, क्योंकि 2 दिन तो हमने काउंट कर लिए, अब बस 1 जुलाई से 2 जुलाई के बीच का टाइम बचा है। तो अब देखो 11:55 से चलिए तो कितना हो जाएगा यहाँ से इन दोनों का टाइम डिफरेंस, 11:55 PM से 5:20 AM तक का कितना हो जाएगा हमारा टोटल टाइम। तो ये हो जाएगा देखो 11:55 से 12:55 एंड फिर उसके बाद 1:55, 2:55, 3:55 एंड 4:55 तक हो गए 5 आवर्स। ठीक है, अब 4:55 से लेके अब सिर्फ मिनट काउंट करनी बचती हैं 5:20 तक, कितनी मिनट हुई टोटल, देखो 5 से 5:20 तक 20 मिनट हो गई, और 5 मिनट ये एक्स्ट्रा, तो 25 मिनट्स और हो गई। ठीक है, थोड़ा सा दिमाग में कैलकुलेशन करने की आदत डाल लेना अच्छी बात है, क्योंकि टाइम हमें सेव करना है पेपर में। ठीक है, तो ऐसे हम काउंट कर सकते हैं। अब क्या कर लेंगे, देखो 25 मिनट वाला तो है, और 48 में 5 भी ऐड करनी है। अब डायरेक्ट देखो 5 मिनट कट जाएगा, या तो ये होगा या ये। अब देखो 48 आवर प्लस 5 आवर हो रही है, यानी कि 53 आवर्स हो गए। तो हमारा आंसर डायरेक्टली क्या हो जाएगा, 3rd ऑप्शन। ठीक है, और साथ साथ में ऑप्शंस को भी देख के चलना है कि क्या पता हमें कैलकुलेशन की नीड ही ना पड़े आगे, है ना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, अगर एक बार पढ़ लिया और समझ आ गया एक बार में तो ऐसे 2 सेकंड में होने वाला क्वेश्चन है। क्या बोलता है, अ नंबर इज ग्रेटर देन हाफ ऑफ 50। एक नंबर है जो 50 के हाफ से बड़ा है, और 50 का हाफ यानी कि 25 से बड़ा है कोई नंबर। ठीक है, तो अब ऑप्शन में देखो सारे 25 से बड़े हैं, तो कोई कंक्लूजन नहीं निकला। सेकंड में क्या कहते हैं, इट इज मोर देन 3 टेंस। 3 टेंस का मतलब 10 का 3 मल्टीपल यानी कि 30, वो नंबर 30 से बड़ा है, एंड लेस देन 4 टेंस। 4 टेंस का मतलब 40, 30 से 40 के बीच में है, तो यहाँ से हम डायरेक्टली क्या काट देंगे, 28 तो हो नहीं सकता। फिर कहता है द वंस डिजिट, कि वंस प्लेस पे जो डिजिट है इज 2 टाइम्स द टेंस डिजिट। जो 10 पे डिजिट है, टेंस प्लेस पे जो डिजिट है उसका ट्वाइस है जो वंस प्लेस पे डिजिट है। तो देख लो, क्या 8 3 का डबल है, नहीं। क्या 2 3 का डबल है, नहीं। क्या 6 3 का डबल है, यस। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा डायरेक्ट। बस स्टेटमेंट को अच्छे से समझना था और आंसर को अटेम्प्ट करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर इज मल्टीप्लाइड बाय अ लार्जेस्ट 2 डिजिट नंबर। एक लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर क्या होगा, 999, एंड लार्जेस्ट 2 डिजिट नंबर इज 999। द प्रोडक्ट इज डिवाइडेड, अब इसको प्रोडक्ट करने मत लग जाना, अभी इतना ही लिखा हुआ छोड़ दो। द प्रोडक्ट इज डिवाइडेड बाय द स्मॉलेस्ट 2 डिजिट ओड नंबर। अब स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर तो होता है 10, अब 10 तो इवन है,
तो ओड नंबर कौन सा होगा, स्मॉलेस्ट 2 डिजिट क्या होगा, 11। तो इसको हमने 11 से डिवाइड करना है, ठीक है। तो हमें क्वोशिएंट बताना है क्या आएगा। तो डायरेक्ट ही देखो 11 9 जा पे ये कट जाएगा, अब इन दोनों की जो मल्टीपल होगी वही क्वोशिएंट हो जाएगा। अब देखो 9 9 जा 81, यानी कि वंस प्लेस पे 1 आना चाहिए। अब देख लो वंस प्लेस पे 1 किस में, सिर्फ फर्स्ट ऑप्शन में ही है, तो डायरेक्ट यही हमारा आंसर हो जाएगा, बाकी सब कट जाएंगे। और किसी को फिर भी वेरीफाई करना है तो 999 को 9 से मल्टीप्लाई करके देख लो, आपका 8991 ही आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। देखो द सेकेंड नंबर इन 5 कंसिक्यूटिव नंबर इज 49, कि 5 कंसिक्यूटिव नंबर्स हैं हमारे पास, मतलब लगातार 5 नंबर है, जिसमें से सेकंड 49 है। तो अगर सेकंड 49 है तो फर्स्ट क्या होगा 48, और थर्ड 50, फोर्थ 51 एंड फिफ्थ इज 52। 1 2 3 4 5। वट इज द प्रोडक्ट ऑफ इवन नंबर्स इन दीज नंबर्स, इन नंबर्स में से अब इवन नंबर ढूंढ लो। 48 है, 50 एंड 52, इन तीनों की प्रोडक्ट हमें निकालनी है, क्या आएगी, ठीक है। तो अब देखो सब में 00 तो है लास्ट में, मतलब मल्टीप्लाई करके ही देखना पड़ेगा। अब कर लो डायरेक्ट, पहले 48 को 5 से मल्टीप्लाई कर लो तो कितना हो जाएगा 0 4 5 4 20 प्लस 4 दैट इज ये हो गया 2400। अब इसको करना है 52 से मल्टीप्लाई, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 8 4 एंड ये 0 2 एंड 12, तो 8 4 2 1 एंड 00, तो 1 2 4 8 00 हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड राइट आंसर हो जाएगा। डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन करनी थी सिर्फ। नेक्स्ट देखिए, देखो क्या है, श्यामा रीचेज बस स्टैंड एट 9:35 AM। श्यामा 9:35 AM पे बस स्टैंड पहुंची एंड इट इज टोल्ड बाय जीनत दैट द प्रीवियस बस हैज लेफ्ट 9:25 AM एज पर हर वॉच। उसकी वॉच के हिसाब से जो पहली बस थी, मतलब जब वो बस स्टैंड पे आई श्यामा, उससे पहले 9:25 पे एक बस निकल चुकी है, और वो भी अकॉर्डिंग टू हर वॉच। हर वॉच मतलब जीनत की वॉच के अकॉर्डिंग 9:25 पे बस निकल चुकी है। इफ जीनत्स वॉच इज 5 मिनट्स फास्ट, कि जीनत ने क्या कर रखा है, अपनी घड़ी को 5 मिनट आगे बढ़ा रखा है, यानी कि फास्ट कर रखा है। कभी कभी हम भी करते हैं ना अपने घर पे कि अपनी जो वॉल क्लॉक होती है उसको 5 या 10 मिनट आगे बढ़ा दिया, वैसे ही किया हुआ है जीनत ने भी, कि 5 मिनट फास्टर है उसकी वॉच, और उसकी वॉच के हिसाब से 9:25 पे बस निकली है। तो एक्चुअल में वो निकली कब होगी, 9:20 पे निकली होगी। जब 9:20 हो रखे होंगे तो उसकी वॉच ने 9:25 दिखाए होंगे। तो एक्चुअल टाइम क्या है बस का, एक्चुअल टाइम है बस का 9:20, ठीक है। एंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ बस इज एवरी 20 मिनट, हर 20 मिनट में बस आ जाती है। फॉर हाउ लॉन्ग श्यामा हैज टू वेट टू कैच द नेक्स्ट बस, की नेक्स्ट बस को कैच करने के लिए श्यामा को कितनी देर वेट करना पड़ेगा। अब देखो पहली बस गई 9:20 पे, अब इसके बाद दूसरी बस किस टाइम आएगी, इसके 20 मिनट बाद, यानी कि 9:40 पे आएगी नेक्स्ट बस। और जो श्यामा है वो कितने बजे पहुंची है बस स्टैंड, 9:35 पे, तो कितना गैप हुआ, सिर्फ 5 ही मिनट का गैप हुआ, तो उसको कितना वेट करना पड़ेगा, 5 मिनट का वेट करना पड़ेगा, ठीक है। बस इसमें एक यही ट्रिक थी कि अगर उसने अपनी घड़ी 5 मिनट आगे बढ़ा रखी है तो उसको 5 मिनट पीछे कर देंगे हम, जो भी टाइम गिवन होगा, ठीक है। काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या बोला गया है। द डायमेंशन ऑफ ए गोडाउन आर 5 मीटर 7 मीटर एंड 4 मीटर, यानी कि गोडाउन है एक हमारा जिसकी लेंथ ब्रेड्थ और हाइट हमें दी गई है 5 मीटर 7 मीटर एंड 4 मीटर। वट इज द लार्जेस्ट नंबर ऑफ पार्सल्स ऑफ डायमेंशन 25 सेंटीमीटर, दीज आर इन सेंटीमीटर, so mind it, 50 सेंटीमीटर एंड 25 सेंटीमीटर कैन बी अकोमोडेट इन द गोडाउन। क्या बोला गया, एक गोडाउन है हमारे पास जिसकी लेंथ ब्रेड्थ और हाइट ये दे रखी है, तो हम इतने जो ये गिवन डायमेंशन है, इतने डायमेंशन के कितने पार्सल्स को या कितने बॉक्सेस को हम उस गोडाउन में भर सकते हैं। तो मैंने क्या कहा था कि वॉल्यूम कभी भी चेंज नहीं हो सकता। अब देखो जितना इस गोडाउन का या रूम का वॉल्यूम होगा उतने ही नंबर ऑफ आइटम्स तो उसके अंदर भरे जा सकते हैं, ठीक है। यानी कि जितना वॉल्यूम इसका गोडाउन का है उतने ही वॉल्यूम के बॉक्सेस हम इसके अंदर रख सकते हैं, ठीक है। तो यानी कि इसका गोडाउन का वॉल्यूम दैट मीन्स, अब ये मीटर है तो इसको मैं सेंटीमीटर में ही कन्वर्ट कर लेती हूँ, ये हो जाएगा हमारा 500 700 एंड 400,
क्योंकि लेंथ ब्रेड्थ हाइट का दे रखा है तो रेक्टेंगल शेप का ही गोडाउन है हमारा, और उसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। दिस इज इक्वल टू कितने, जितने भी नंबर ऑफ पार्सल्स यानी कि n नंबर ऑफ पार्सल्स हम उसके अंदर डाल सकते हैं, और एक पार्सल का वॉल्यूम कितना है हमारा 25 इंटू 50 इंटू 25। ठीक है, मतलब इन जितने भी ये पार्सल होंगे हमारे पास, इन सब का वॉल्यूम कैसे निकलेगा, एक का वॉल्यूम मल्टीप्लाई नंबर ऑफ पार्सल, यही हमें निकालना है, कितने पार्सल को हम इसके अंदर भर सकते हैं, वो किसके इक्वल होगा, गोडाउन के वॉल्यूम के इक्वल। ठीक है, अब सिंपली हमें n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो मैं फटाफट से इसको कट कर लेती हूँ। ये हो जाएगा 20, ये कितना हो जाएगा हमारा 16, और ये हो जाएगा हमारा किस पे कट जाएगा, ये 1 और 4 जा पे, राइट। अब मल्टीप्लाई कर लो इसको, ये हो जाएगा 14 इंटू 20 280, और इसको 16 से और करना है, तो 6 8 जा 48, यानी कि लास्ट में 8 आना चाहिए। अब देखो लास्ट 0 तो आएगा, 0 से पहले 8 आना चाहिए। देखो इसमें 8 नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, सिर्फ थर्ड वाले में। आगे कैलकुलेशन नहीं करनी, डायरेक्ट 4480 हमारा आंसर हो जाएगा। और किसी को वेरीफाई करने के लिए करनी है तो इनकी मल्टीप्लाई करके देखना, यही हमारा आंसर आएगा। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है नंबर सिस्टम को समझने के लिए। इन हाउ मैनी वेज 36 स्मॉल स्क्वायर्स, मतलब हमारे पास 36 स्मॉल स्क्वायर हैं इस टाइप से 1 सेंटीमीटर के। कितने हैं ये टोटल काउंटिंग में, नेक्स्ट है, फिर उसके बाद ये कितने हैं टोटल, हमारे पास 36 हैं ये काउंटिंग में। अब क्या बोला गया है कि कितने नंबर ऑफ वेज में इनको अरेंज किया जा सकता है सच दैट कि जो रिजल्टिंग एरिया है वो हमें कितना मिले, 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब देखो जब भी हम इसको अरेंज करेंगे, मान लो मैं कुछ इस तरह से अरेंज कर रही हूँ। ठीक है, 3 बॉक्स मैंने ऐसे रख दिए और 4 बॉक्स मैंने ऐसे रख दिए, लाइक 1 2 3 1 2 3 1 2 3 एंड 1 2 3। ठीक है, तो अब इसका एरिया कैसे निकलेगा, मतलब ये शेप कैसी बनेगी, अगर हम इसको कैसे किसी भी तरह से अरेंज करेंगे तो ये शेप कैसी बनेगी, एक रेक्टेंगल जैसी शेप बनेगी। स्क्वायर भी हो सकती है बट रेक्टेंगल का ही केस लेके चलते हैं हम मिनिमम। तो दिस इज लेंथ और उसकी ब्रेड्थ, मतलब और इसका एरिया क्या होना, हमें क्या चाहिए, रिजल्टिंग एरिया 36 सेंटीमीटर स्क्वायर चाहिए, यानी कि मुझे क्या निकालना है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ क्या होना चाहिए, 36 होना चाहिए। ठीक है, तो अब हमें क्या बताना है कि ऐसे स्मॉल बॉक्सेस को हम कितने नंबर ऑफ वेज हैं हमारे पास इन 36 बॉक्सेस को अरेंज करने के। देखो क्या हो सकता है, देखो मान लो मैंने हॉरिजॉन्टल में, अब कैसे अरेंज करना पड़ेगा हमें, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल इस टाइप से अरेंज करने पड़ेंगे। अगर मैंने हॉरिजॉन्टल एक ही बॉक्स अरेंज किया, यानी कि ये लेंथ कितनी हो जाएगी 1 सेंटीमीटर। ठीक है, अब वर्टिकल बाकी सारे बॉक्सेस को मैं वर्टिकल अरेंज करूं तो मुझे ब्रेड्थ क्या लेनी पड़ेगी, अगर मैंने लेंथ 1 ली तो मैं ब्रेड्थ क्या लूं कि मेरा एरिया 36 आ जाए। कैसे, अगर मैं सिर्फ एक ही बॉक्स हॉरिजॉन्टल कर रही हूँ, यानी कि बाकी सारे बॉक्सेस मैंने वर्टिकली अरेंज करे हैं, पूरे के पूरे कितने, सभी के सभी 36, क्योंकि अगर मैंने 1 लेंथ ली है तो दूसरा फैक्टर b क्या होना चाहिए, 36 ही होना चाहिए, तभी मेरा 36 आंसर आएगा। मतलब एक तो ये हो सकता है 1 इंटू 36 करके मुझे 36 मिल रहा हो। फिर मान लो मैं दो को ऐसे हॉरिजॉन्टल कर रही हूँ तो लेंथ ये वाली क्या हो जाएगी अब मेरी 2 सेंटीमीटर, तो अब मुझे ब्रेड्थ क्या लानी पड़ेगी, 2 इंटू क्या ब्रेड्थ लेके आऊँ मैं कि मुझे आंसर 36 मिल जाए। तो हमें फैक्टर मल्टीप्लाई करना आना चाहिए, तो मुझे इस वर्टिकल में 18 अरेंज करने पड़ेंगे, राइट, तभी तो मेरी लेंथ और ब्रेड्थ की जो मल्टीप्लाई है वो 36 आएगी, है ना। उसके बाद अगर मैं सिमिलरली अगर मैं 3 हॉरिजॉन्टल लेती हूँ तो मुझे वर्टिकल कितने लेने पड़ेंगे, 12 लेने पड़ेंगे, तब मेरा 36 आंसर आएगा। अगर मैं 4 लेती हूँ तो 9 वर्टिकल लेने पड़ेंगे, तब 36 आएगा। मतलब कि हमें 36 के फैक्टर्स बना के और वो कॉम्बिनेशन उठाने हैं जिनका आंसर मेरा 36 आता हो। ठीक है, अब देखो मैं 5 तो ले ही नहीं सकती ना, क्योंकि 5 तो 36 को डिवाइड ही नहीं करेगा, तो मैं क्या लिखूंगी यहाँ पे, अब लेंथ, अब जब हम अरेंज कर रहे हैं और एक बॉक्स की लेंथ 1 सेंटीमीटर है तो 2 बॉक्स को जब मैं एक साथ रखूंगी तो ऐसा तो है नहीं कि फ्रैक्शन में लेंथ आ जाए, वो तो पॉसिबल नहीं है। तो 5 नहीं ले सकते, 6 36 को डिवाइड करता है, यस करता है, तो अगर मैंने यहाँ 6 लिया तो यहाँ पे भी 6 लेना पड़ेगा, तो 36 आ जाएगा मेरा।
अब देखो 8 भी नहीं ले सकती और फिर से रिपीटेशन हो गई। अगर मैं 9 लूंगी तो 9 इंटू 4 वाला तो ऑलरेडी लेके आ चुकी हूँ ना मैं। फिर उसके बाद 10 ले नहीं सकती, 11 ले नहीं सकती, क्योंकि जो नंबर 36 को डिवाइड करते हैं वही उन्हीं के कॉम्बिनेशन बनेंगे। 12 3 वाला मैं ऑलरेडी ले चुकी हूँ, 18 2 वाला ले चुकी हूँ, 36 1 वाला ले चुकी हूँ। तो टोटल कितने कॉम्बिनेशन बने? 1 2 3 4 एंड 5 कॉम्बिनेशन। तो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ठीक है, और ऐसे ड्रॉ करके अगर नहीं समझना है तो डायरेक्ट इसका क्या है, हमें अगर इस टाइप का क्वेश्चन आ जाता है तो कैसे करना है, हमें इसके फैक्टर बना लो 36 के। क्या हो जाएंगे? 1 2 3 4, उसके बाद 5 भी नहीं होगा, 6 7 8 नहीं होगा, 9 होगा, 12 होगा, उसके बाद 18 होगा और 36 होगा। ठीक है, अब कॉम्बिनेशन बनाना स्टार्ट करो। 1 और जिनकी मल्टीप्लाई 36 आ जाए, 136 का एक कॉम्बिनेशन, फिर 2 और 18 का दूसरा कॉम्बिनेशन, 3 और 12 का तीसरा कॉम्बिनेशन, 4 और 9 का चौथा कॉम्बिनेशन, और 6 इंटू 6 जिस केस में वो स्क्वायर ही बन जाएगा, वो हमारा 5वां कॉम्बिनेशन। तो हमें 5 वेज मिल जाएंगे इनको अरेंज करने के। आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो, व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द सम ऑफ ऑल दीज टू गेट 17069, कि मुझे इन तीनों के सम में से क्या सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा कि मुझे ये चाहिए। यानी कि सबसे पहले तो इन तीनों का सम ही कर लो। ये हो जाएगा 2 0 0 2 2 एंड 3 0 3 3 3, 2 + 3 5 + 1 6, 5 3 0 और 6। अब ये कह रहा है कि इसमें से मैं क्या सब्ट्रैक्ट करूं कि मुझे आंसर 17069 मिल जाए। तो मैं क्या करूंगी, इस पूरे में से इसको सब्ट्रैक्ट कर लूंगी तो मुझे पता चल जाएगा कि x की वैल्यू क्या होगी। यानी कि 60356 में से 17069 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि x की क्या वैल्यू आएगी। अब यहाँ से कैरी लेना पड़ेगा, 16 - 9 दैट इज 7। तो जिसके लास्ट में 7 नहीं है वो ऑप्शन नहीं हो सकता। अब यहाँ पे 4 बचा, 14 - 6 दैट इज 8। अब 8 7 यही वाला आंसर हो जाएगा हमारा डायरेक्ट, ये कट जाएगा। तो ऐसे हम अपने आंसर तक पहुंच सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। क्या बोला गया है, ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। क्या है, मल्टीप्लाइंग अ नंबर बाय अनदर ऑलवेज इंक्रीज इट्स वैल्यू, कि एक नंबर को अगर मैं किसी दूसरे नंबर से मल्टीप्लाई करती हूँ तो क्या हमेशा उसकी वैल्यू इंक्रीज होती है। ट्रू या फॉल्स, ट्रू फॉल्स बताना है हमें, करेक्ट स्टेटमेंट ढूंढनी है। ठीक है, तो एक बार पॉज करो और आप लोग सोचो कि क्या हो सकता है इसमें। क्या हम इसको डिस्कार्ड कर सकते हैं? क्या ये स्टेटमेंट हमेशा ट्रू होगी या फॉल्स होगी, या ट्रू फॉल्स दोनों हो सकती हैं। ठीक है, देखो अगर हमें किसी भी स्टेटमेंट को डिस्कार्ड करना है, मतलब फॉल्स दिखाना है, तो हमें एक एग्जाम्पल ढूंढ के लाना पड़ता है जिससे वो स्टेटमेंट गलत हो जाए। ठीक है, और अगर हमें सही करनी है तो हमेशा उसको प्रूव करना पड़ता है। ठीक है, ये मैथमेटिक्स का रूल होता है। अगर किसी को गलत ठहराना है तो बस एक एग्जाम्पल निकाल के ला दो, उससे गलत प्रूव हो जाएगा। और अगर किसी चीज़ को सही बताना है तो उसको प्रूव करना पड़ता है। ठीक है, दिस इज द बेसिक रूल ऑफ मैथमेटिक्स। फर्स्ट ऑप्शन में क्या दिया गया है, मल्टीप्लाइंग अ नंबर बाय अनदर नंबर ऑलवेज इंक्रीज इट्स वैल्यू। क्या ये चीज़ हमेशा ट्रू होती है? अब देखो, अगर मैं 5 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगी तो मुझे 10 मिल गया। ठीक है, इसमें तो इंक्रीज कर दिया वैल्यू। लेकिन अगर मैं इसी 5 को -2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो मुझे क्या मिलेगा? -10 मिलेगा। ये तो 5 से छोटा हो गया, मतलब इसने तो डिक्रीज कर दिया। लेकिन ऑप्शन में क्या कहा है, ऑलवेज इंक्रीज द वैल्यू। ऑलवेज तो इंक्रीज नहीं कर सकता, दैट मीन्स फर्स्ट ऑप्शन क्या है हमारा, रॉन्ग है। ठीक है, सेकंड में क्या बोला गया है, डिवाइडिंग अ नंबर बाय अनदर नंबर ऑलवेज डिक्रीज इट्स वैल्यू, कि अगर हम किसी नंबर को दूसरे नंबर से डिवाइड करते हैं तो हमेशा उसकी वैल्यू डिक्रीज होती है। ठीक है, देखते हैं। मान लो मैंने 10 को 2 से डिवाइड किया तो मुझे क्या आंसर मिला, 5। इसने तो डिक्रीज कर दिया इसकी वैल्यू को। अगर मैं -10 को 2 से डिवाइड करूंगी तो मुझे क्या मिलेगा, -5 मिलेगा। अब -5 तो -10 से बड़ा होता है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसने तो वैल्यू को इंक्रीज कर दिया। ठीक है, या फिर इसके लिए क्या बोल सकते हैं, अगर मैं -10 को -2 से डिवाइड कर दूंगी तो मुझे क्या मिलेगा, 5 मिलेगा। अब 5 तो -10 से बड़ा होता है, तो मतलब ऐसा जरूरी नहीं है कि डिवीजन हमेशा डिक्रीज ही करती है, वैल्यू को इंक्रीज भी कर सकती है। इसीलिए सेकंड भी हमारा गलत हो गया।
थर्ड क्या कहता है, ए नंबर मल्टीप्लाइड बाय 10 ऑलवेज हैज अ जीरो एट द यूनिट्स प्लेस, कि अगर मैं किसी नंबर को 10 से मल्टीप्लाई करूंगी तो यूनिट प्लेस पे हमेशा जीरो आएगी। देखते हैं, देखो मान लो मैंने 52 को ही 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ठीक है 520 यूनिट प्लेस पे जीरो आ गया। तो यानी कि अगर मैं किसी होल नंबर या नेचुरल नंबर को मल्टीप्लाई करूंगी तो यूनिट प्लेस पे हमेशा जीरो मिल जाएगा मुझे, राइट। लेकिन यहीं अगर मैं 5.2 को 10 से मल्टीप्लाई करूंगी तो मुझे आंसर क्या मिलेगा, 52। बट इसकी यूनिट प्लेस पे तो जीरो नहीं आया, मतलब जैसे ही डेसिमल इंट्रोड्यूस कर देंगे हम किसी भी नंबर में, है तो ये भी एक नंबर, रैशनल नंबर है, इसको मैंने दूसरे नंबर से मल्टीप्लाई किया लेकिन यूनिट प्लेस पे तो जीरो नहीं आया, मतलब सी ऑप्शन भी गलत है हमारा। तो आंसर तो हमें मिल गया ओनली डी, दैट इज थर्ड ऑप्शन हमारा राइट आंसर है। बट अब ये है क्यों, इनवर्स का क्या मतलब है कि अगर मैं किसी नंबर को मान लो 52 ही उठा लेती हूँ, 52 को किसी नंबर से डिवाइड करूंगी 3 से, चलो 2 से कर लेते हैं, 2 से डिवाइड करूंगी तो मुझे क्या आंसर मिलेगा, 26। तो अगर इस बार मैंने 2 से डिवाइड किया था, अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करके वापस 52 बना सकती हूँ तो इनवर्स हो जाएंगे एक दूसरे के, क्योंकि डिवाइड करने पे ये मिला और इसको मल्टीप्लाई करने पे ये मिल जाएगा, है ना। दैट मीन्स क्या हुआ, मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन क्या हो गए, एक दूसरे के इनवर्स हो गए। तो इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर थर्ड इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। सो आई होप ये समझ आए होंगे आपको। ये हो गए हमारे दिसंबर 21 के पेपर 1 के सारे क्वेश्चंस डिस्कस जितने भी आए हुए थे। अब नेक्स्ट हम करेंगे 2022 वाला हमारा क्वेश्चन पेपर, और मैंने सुना है वो थोड़ा सा अलग था उसका लेवल, देखते हैं, बाकी मैंने अभी पेपर देखा नहीं है वो, तो उसके क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। जब तक आप इनको सॉल्व कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, कोई भी डाउट आए तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, किसी कंसेप्ट में कोई डाउट है या क्वेश्चन में कोई डाउट है तो आप इजीली कमेंट सेक्शन में उसको डाल सकते हैं, मैं नेक्स्ट सेशन में उसको सोल्व करवाने की कोशिश करूँगी, ठीक है। इतना ही था आज के लिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय।